फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन दैट इज MS स्वामीनाथन। तो यहाँ से शुरू करते हैं। मैं इनका पर्सनल बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, एंड दैट इज वाई आई एम मेकिंग ए एक्सेप्शन। देयर आर सर्टेन मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड ही इज वन ऑफ द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, he got into he cracked civil services, but he did not go into civil services. He chose a line which was different than the accepted line, and he believed that India को हमें agriculture पे हमें काम करना चाहिए. So we have very such few people who can take such decision. At the age of 21 इन्होंने agricultural की तरफ अपनी पढ़ाई को divert किया. MS Swaminathan is also called the father of Indian Green Revolution. So just now recently he died at the age of 98. Moncombe Sambasivan MS Swaminathan, इनका पूरा नाम है Moncombe Sambasivan Swaminathan, and he is a very famous he was a very famous renowned agricultural scientist. तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, वो पहले हम समझेंगे। जैसा मैंने कहा, वी हैव मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। When I was an aspirant, जब मैं तैयारी करता था तो इनके हिंदू में रेगुलर आर्टिकल्स आते थे। So I remember reading his article 10 years ago. Naturally, last 4, 5 years, 7 years में इनके आर्टिकल नहीं आए हैं because of health and age. But he has been always a very fatherly figure for people who want to do something in agriculture, and he has done tremendous work in his field. MS Swaminathan, पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं। इन 1960s में भारत, इंडिया वाज कॉल्ड शिप टू माउथ इकोनॉमी। शिप टू माउथ इकोनॉमी। शिप टू माउथ इकोनॉमी का मतलब क्या है? दैट ही एट दैट टाइम इंडिया 10 मिलियन इंपोर्ट करता था फूड ग्रोन्स। ठीक है, 10 मिलियन इंपोर्ट करता था फूड ग्रेन्स, एंड दिस वाज अंडर PL 480 प्रोग्राम, पब्लिक लॉ 480 प्रोग्राम। और ये कहां से होता था? USA। सो दिस वाज फूड एड प्रोग्राम, फूड एड प्रोग्राम। तो आफ्टर तो 1960s में इंडिया यूज्ड टू डिपेंड ऑन द फूड एड। हमेशा हमें फूड एड लेना होता था, एंड दिस टर्म वाज यूज्ड। तो ये टर्म हम लोग अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, शिप टू माउथ इकोनॉमी। सो MS स्वामीनाथन एट दैट टाइम वाज अ एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, और इन 1967 से लेके अराउंड 78, this was the phase, the first phase of green revolution. Right? जो क्रॉप्स ग्रीन रेवोल्यूशन में स्टार्टिंग में थे, देवर व्हीट, राइस, राइट, ज्वार, बाजरा, मेज। ज्वार, बाजरा एंड मेज। नो क्वेश्चन कम, व्हाई डू वी कॉल इट ग्रीन रेवोल्यूशन? इसको हरित क्रांति क्यों कहते हैं? ऑडिबल राइट गाइस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? महक, दुर्गेश या स्मृति, विदिशा, क्लियर है राइट? या नाउ MS स्वामीनाथन chose green revolution, chose agriculture as a field, और उसके पीछे रीजन क्या था? बिकॉज, लिख लीजिए इसको, जस्ट नोट इट डाउन। $10 million टन, सॉरी, क्या चीज? पब्लिक लॉ एक US का लॉ था, कानून था, अंडर विच दे यूज्ड टू गिव फूड एड टू द
पुअर कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज को फूड एड देते थे, दैट वाज कॉल्ड पब्लिक लॉ। तो पब्लिक लॉ 480 के तहत जो है गवर्नमेंट ऑफ यूएसए यूज्ड टू गिव फूड एड एंड इंडिया वाज वन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ फूड एड, भारत भी एक रिसिपिएंट था। और यहां पर जो है हो गया, सबने लिख लिया। 1942 में द ग्रेट बंगाल फैमिन हुआ था। एंड इस ग्रेट बंगाल फैमिन की वजह से इंडिया में फूड राशनिंग स्टार्ट हुआ। In this Great Bengal famine, around 2 to 3 million people died. Starved and they died. And this inspired M.S. Swaminathan. Now, semi-dwarf varieties of Mexico. Try to understand the historical context. उस वक्त जो है भारत के अंदर हंगर एंड स्टारवेशन यूज टू बी अ नेचुरल थिंग। हर 2-3 साल पे हंगर स्टारवेशन के इश्यूज होते थे। एंड द रीजन व्हाई दे यूज टू हैपन बिकॉज ऑफ इंडिया का जो एग्रीकल्चर था वो it was subsistence agriculture. हमारा agriculture was, we were just barely producing enough to meet our requirement. But every 2-3 year, because of the monsoonal factors या फिर monsoon failures, इंडिया को food security, food scarcity face करना होता था. And because of food scarcity, इंडिया के पास buffer नहीं था, कोई हमारे पास food production limited था. So India had to depend on food import. In fact, a very famous हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने ये कहा था कि हमको 1 मील खाना पड़ेगा, बीच बीच में हमको 1 मील लेना चाहिए, बिकॉज फूड इनफ था नहीं गवर्नमेंट को देने के लिए। नाउ दिस नॉर्मन बोरलॉग फ्रॉम यूएसए एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार ही केम विद द कॉन्सेप्ट कि भी अगर हम डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटीज, हाई ईल्ड वेराइटीज सीड्स यूज करेंगे, सो HYV सीड्स वर क्रिएटेड। और ये जो हाई ईल्ड वेराइटी सीड्स थे, दे वर experimented in 2 areas, Mexico and Philippines. ठीक है, तो मेक्सिको एंड फिलीपींस के हाई यील्ड वैरायटी सीड्स में प्रोडक्शन इट इंक्रीज मैनीफोल्ड। तो इंडिया में, चूंकि इंडिया एंड मेक्सिको का क्लाइमेट सिमिलर था, तो इंडिया अडॉप्टेड मेक्सिको का जो सेमी डॉर्फ वैरायटी ऑफ वीट का एक हाई यील्ड सीड का वैरायटी हमने यूज किया, एंड गवर्नमेंट प्रमोटेड दिस प्रोग्राम। इंडिया वॉज अ कंट्री जो एक फूड डेफिसिट कंट्री था, एंड इन द मैटर ऑफ फ्यू years, rather decades we would say, that India became a food surplus country. एक नोटेबल बात यह है that 1964 से 68 के बीच हमारा wheat production डबल हो गया था। Okay, within matter of 4 years our wheat production doubled. So it is called revolution because the agriculture production increased manifold in matter of few years. तो नॉर्मन बोरलॉग brought it, और उसके बाद इन्होंने जो है एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, एंड ही इज वन ऑफ द फेमस पर्सन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर हु हैज प्रमोटेड इंडियन। नाउ कुछ नोटेबल डिस्टिंक्शंस, एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे, एनसीईआरटी में तो बहुत नहीं दे रखा है, बट इफ यू ट्राई टू सी, यहाँ पे कुछ नोटेबल अचीवमेंट्स थे। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज द चेयरमैन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, IUCN, आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना है, उसके भी ये प्रेसिडेंट थे। WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ दैट एज वेल। ही वाज इंडिया की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उसके ये प्रेसिडेंट थे। ही वाज गिवन वर्ल्ड फूड, यहाँ पर बाद में इनको इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए आइडेंटिफाई किया गया, एंड ही गॉट वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरेट इन 1987। पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण भी इनको मिला गया। भारत रत्न के नीचे सारे मेजर अवार्ड्स इनको मिले हैं। नाउ इफ यू लुक एट द कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन शुरू में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था?
फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना. एंड गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव, गवर्नमेंट गेव हेल्प टू द फार्मर्स. हाई यील्ड वैरायटी सीड दिया गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इरिगेशन फैसिलिटी दी गई, सब्सिडी दिया गया, पावर वॉज गिवन फ्री, एंड इट काइंड ऑफ वर्कड इन द बिगनिंग बिकॉज हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है. सो विद इन अ मैटर ऑफ डेकेड इंडिया वॉज एबल टू मीट इट्स फूड रिक्वायरमेंट, और हमारा इम्पोर्ट जो है वो फूड इम्पोर्ट खत्म हो गया. टुडे वी आर अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ फूड, एंड हमारा जो नेट फूड प्रोडक्शन है दैट इज मोर देन 300 मिलियन टन्स. अगर आज हम बात करते हैं तो हमारा जो नेट फूड प्रोडक्शन है दैट इज मोर देन 300 मिलियन टन्स. सो नेचुरली यू कैन से दैट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज देयर. इनफैक्ट इनके ग्रीन रेवोल्यूशन को हम लोग वीट रेवोल्यूशन कहते थे बिकॉज इन द बिगनिंग it started from wheat only. Wheat का प्रोडक्शन बढ़ा, later on it was diversified to other area. इसके अलावा जब ग्रीन रेवोल्यूशन 80s में, नाउ फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इन 60s एंड 70s, सेकंड फेज 80s में आया, और फिर हम दूसरे क्रॉप्स पे गए. वी वेंट टू अदर क्रॉप्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. नाउ व्हेन वी ट्राई टू लुक एट होलिस्टिक पिक्चर, तो 1990s के बाद वी स्टार्टेड फेसिंग अ प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम था एनवायरमेंटल पोल्यूशन. एंड दैट इज वेयर M.S. Swaminathan, he promoted a concept of तो इंडिया स्टार्टेड फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बढ़ गया बट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, पोल्यूशन बढ़ गया, देन ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हो गया, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर की वजह से इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया स्टार्टेड फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर. ट्यूबवेल एग्रीकल्चर जो है प्रमोट होने लगा, एंड दैट इज वेयर इट वाज बिलीव दैट नाउ वी कांट हैव अ सस्टेनेबल अप्रोच फॉर लॉन्ग रन. तो ग्रीन रेवोल्यूशन 2 की बात की गई, एंड टुडे, एंड ही वाज वन ऑफ द प्रोपोनेंट्स इन द बिगिनिंग. जैसे यहां पर द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जैसे टोमेटो, ब्रिंजल, कॉटन, बीटी कॉटन आया, फिर बीटी ब्रिंजल, अभी बीटी टोमेटो. तो उस पर भी बहुत सारे चैलेंजेस एंड कंसर्न्स हैं, बट दैट वाज देयर. देन ही सेड वी शुड प्रमोट प्रिसीजन एग्रीकल्चर. प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ? एग्रीकल्चर जहां पर हम टेक्नोलॉजी के थ्रू वी आर फोकसिंग, यानी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर. जैसे मान लीजिए हमने एग्रीकल्चर फील्ड में सेंसर्स लगा दिए हैं, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्रॉप एट वेरी माइन्यूट लेवल, एट प्लांट लेवल, एट इंडिविजुअल लीफ लेवल. उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एम्बिएंट टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए, ड्रिप इरिगेशन जहाँ पे हम ड्रिप करके हम लोग इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं. वी आर एबल टू क्रिएट क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर. क्लाइमेट रिजिलियंट मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंपैक्ट नहीं होने चाहिए. हमारे जो HYV सीड्स हैं दे आर वेरी सेंसिटिव सीड्स, उनको टाइम से पानी चाहिए, टाइम से इनपुट चाहिए. इफ नॉट गिवन द क्रॉप विल गो वेस्ट. So we need to create a new breed of seeds which are more climate resilient. टेम्परेचर कम भी होता है या ज़्यादा बारिश हो जाए या एकदम से बारिश कम हो, so they should not get impacted. Then diversification of agriculture. एग्रीकल्चर को हमें डाइवर्सिफाई करना होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडिया का जो एग्रीकल्चर था, पहले सुन लो देन यू कैन नोट इट डाउन. हमारे 1960s की स्ट्रैटेजी क्या थी? हमको फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है बिकॉज इंडिया हैड व्हाट अ फूड डेफिशिएंट कंट्री. बट टुडे द डायनामिक्स हैव चेंज. आज हमको अपनी एग्रीकल्चर को सप्लाई ड्रिवन बनाना है. हमारा एग्रीकल्चर जो है, सॉरी, डिमांड ड्रिवन बनाना है. आज हमारा एग्रीकल्चर सप्लाई ड्रिवन है. हम वीट ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइस ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट वी आर फेसिंग डेफिसिट ऑफ अदर क्रॉप्स. तो ये जो 1960s की स्ट्रैटेजी है वो भी अभी भी वही फॉलो हो रही है, जहां पर देयर इज फोकस ऑन MSP, और MSP के थ्रू हम फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं. MSP क्या है? व्हाट इज MSP? मिनिमम सपोर्ट प्राइस. तो फार्मर्स को हम अच्छा प्राइस देते हैं एंड वी इंसेंटिवाइज देम टू प्रोड्यूस मोर.
और जब फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करते हैं तो उसके बाद जो भी क्रॉप रहता है उसका अच्छा प्राइस देते हैं, तो फार्मर को पता है कि भाई ये क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे तो हमें अश्योर्ड प्राइस मिलेगा और गवर्नमेंट खरीदेगी, एंड दैट राइस एंड व्हीट विल बी यूज फॉर फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। तो फार्मर को भी अश्योरेंस है कि इनकम अश्योर्ड है, हमारा प्राइस भी अश्योर्ड है। और इसका जो फॉर्मूला था उसको एम एस स्वामीनाथन ने दिया था, एंड दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड द, कई फॉर्मूले दिए थे बट उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था एमएसपी प्लस 50%, मतलब एमएसपी का जो फॉर्मूला था कैलकुलेशन का, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्लस 50%। यानी जो भी आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट है उससे 50% अबव हम प्राइस रखेंगे, एंड दिस प्राइस विल बी गिवन टू फार्मर्स। इसके पीछे नेशनल कमीशन फॉर ऑन फार्मर्स एक बनाया गया था। जब वाजपेयी गवर्नमेंट गई थी तो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई थी, तो उन्होंने नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर बनाया था और उसको चेयर किया था एम एस स्वामीनाथन ने। और उन्होंने इस फार्मूला की दिया था वेर इन जो भी आपका फार्मर को हम प्राइस दे रहे हैं, एक तो फार्मर अपना मार्केट में बेचेगा, बट मार्केट में क्या है, अनसर्टेनिटी है, मार्केट में प्राइस क्रैश हो गया या फिर मे बी मॉनसून फेलियर हो गया, तो फार्मर्स डिड नॉट हैड बेनिफिट अकॉर्डिंगली। तो फार्मर हैड टू डिपेंड ऑन द वैगरीज ऑफ द मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या, सामान महंगा हो गया, सामान सस्ता हो गया, आपको अपना प्राइस नहीं मिला, ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा तो फार्मर को राइट प्राइस नहीं मिलेगा। टमाटर जो है 260 रुपए किलो हो गया और फिर अब जो है वो 20 रुपए का 1.5 किलो खरीदा है अभी कुछ दिन पहले, और अभी 1 महीने पहले 260 रुपए किलो था। इमेजिन करो 260 रुपए में फार्मर का फायदा कितना हुआ होगा और अभी 20 रुपए में कितना नुकसान हो रहा है, द सेम फार्मर। और कई फार्मर अपने अब क्या कर रहे हैं, वो रोड मतलब वो टोमेटो फेंक दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्स ऑफ एग्रीकल्चर। ये पैराडॉक्स है हमारी एग्रीकल्चर का कि एक तरफ प्रोडक्शन अधिक हो रहा है, एक तरफ प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो नाउ वी हैव टू मेक श्योर, क्यों सप्लाई जो होना चाहिए वो डिमांड के हिसाब से होना चाहिए। तो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, दैट डाइवर्सिफाई द एग्रीकल्चर, आप वो प्रोड्यूस करिए जो जरूरत है। और एमएसपी का फॉर्मूला आज भी एमएस स्वामीनाथन के फॉर्मूले को ही एक्सेप्टेड फॉर्मूला माना जाता है, वेयर गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग टू गिव दैट। इसके अलावा देयर इज अ वर्ड कॉल्ड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। ये टर्म्स आपने आंसर्स में यूज कर सकते हो, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, एनी आइडिया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर? सॉइल के हेल्थ को रीजनरेट करना है, कैन बी एग्जाम्पल ऑफ दैट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में क्या करेंगे, हम सॉइल हेल्थ को रीजनरेट करेंगे। विल ट्राई टू मेक श्योर दैट ऑल द न्यूट्रिएंट जो खराब हो चुके हैं या नहीं है उसमें, उसको हम रिप्लेनिश करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज नेचुरल मेथड्स, और सॉइल हेल्थ को मेंटेन करते हुए लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर सस्टेनेबल हो। ओके, इसको हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं। सो एमएस स्वामीनाथन wrote extensively on these areas, extensively on these areas, और आज भी उनको इस एरिया में he is the considered giant in the figure where his efforts made India food secure। और आज हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इनके फॉर्मूले को अगर फॉलो करते हैं तो वी कैन हैव सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आल्सो इन लॉन्ग रन। ठीक है, तो ही वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ द मॉडर्न मेथड्स, एंड दैट इज वेयर इन द लास्ट 2 decades वो एवरग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 या फिर एवरग्रीन रेवोल्यूशन पे फोकस कर रहे थे। बट इफ यू लुक एट हिज हिस्ट्री, इनके हिस्ट्री में सबसे बड़ा फैक्टर ये भी था दैट ही वांटेड टू मेक श्योर दैट फार्मर का जो इनकम है वो सस्टेन रहे। आज भी हमारा जो फार्म प्रोडक्टिविटी है दैट इज 1/6 ऑफ नॉन फार्म प्रोडक्टिविटी। तो ये हमारे भारत का एक दुर्भाग्य है, जो इंडिया का सबसे मेजॉरिटी सेक्शन है वो उसकी इनकम, एवरेज इनकम बहुत कम है। तो वी हैव टू लुक एट मेथड्स एंड वेज। 2015-16 में गवर्नमेंट ने कमिटी बनाई थी अशोक डलवई, विच सेड दैट वी हैव टू डबल फार्मर्स इनकम, बट अभी तक तो हुआ नहीं है। वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। सो वी कैन से दैट रिकमेंडेशंस ऑफ his inputs or his recommendation can make a difference in long run। तो ये सारी बातें आप नोट से पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। तो he has been a giant in this field and his efforts and his contribution cannot will remain unmatched in the history today।
नाउ विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, आधार। अच्छा, यहाँ पे मेन सा क्वेश्चन है, यू कैन सी द मेंस क्वेश्चन, हाउ वाज इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम विश्वेश्वरैया एंड डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इन द फील्ड्स ऑफ वाटर इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चरल साइंस रेस्पेक्टिवली। तो ये साइंस एंड का क्वेश्चन है, तो एमएस का कंट्रीब्यूशन पूछा गया, न्यूज में हमेशा ये रहते थे। ओके, सो आप जब भी आर्टिकल्स पढ़ोगे तो इनका रेफरेंस आएगा।